हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो किससे रिलेटेड चल रहा है, चुनावी राजनीति से रिलेटेड चल रहा है। और इसमें एक एक टॉपिक करके हम लोग बेहतर तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ये अभी जो टॉपिक चल रहा है, इसमें यदि हम बात करें तो चुनाव क्षेत्र की हमने बात की। इसमें एक वर्ड आता है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, और निर्वाचन क्षेत्र यदि आप लोग हम पहले ही नोट में मतलब आपकी नोट्स में नोट करा चुके हैं, तो आप उसको खोल के देखिए कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो निर्वाचन क्षेत्र आया है, उसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि आरक्षित जो कि कुछ रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र होते हैं या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, क्या कैसे होता है, इनके बारे में अब हम समझेंगे कि किस तरीके से होता है। क्योंकि हमने तो निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, ठीक है, कि हमें पता चल गया कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जिसे कि मतलब एक विशेष, ठीक है, जहाँ की विशेष जनता ही क्या कर सकती है, उसमें मतदान कर सकती है। तो इसके बारे में अब यदि हम बात करें तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, अब ये टॉपिक को समझने के लिए इसको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं, हमारा जो संविधान है प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि प्रत्येक नागरिक को, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति को। और जब भी हम अपने संविधान की बात करेंगे, दैट मीन्स किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान की बात करेंगे, चाहे फिर वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, डजेंट मैटर कि कौन से देश की आप बात कर रहे हो, बस वहाँ पे ये होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो उसमें क्या होगा कि देश के प्रत्येक नागरिक, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं कि जाति, धर्म, वर्ग, लिंग या कि आर्थिक आधार पे इनको भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है। और ये हमारे ही नहीं, मैंने बताया ना कि कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री होगी वहाँ यही सारी बातें फॉलो होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि, यानी कि आपको, हमको, और भी जो बहुत ही गरीब तबके के हैं, जो बहुत अमीर हैं, जो कि महिला पुरुष, इनमें कुछ भी भेदभाव नहीं, सबको अपना अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। और कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं आप इसको नहीं, इसको चुनेंगे। और जनप्रतिनिधियों के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है, यानी कि जो हमारे संविधान का निर्माण करने वाले थे उनको, हालांकि अब आपको पता होगा कितना बड़ा जो संविधान लिखा गया है, अभी हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। तो इसमें बहुत सारी बातें इनको सोचनी पड़ी होंगी कि यदि हम इस काम को करते हैं तो इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, माइनस पॉइंट क्या होगा, इसमें ज़्यादा से पॉइंट जो भी है प्लस आ रहे हैं या माइनस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इनको सोचनी पड़ती थी। ऐसा नहीं कि इनके माइंड में आया कि निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग होने चाहिए तो इन्होंने रख दिया। इन्होंने पहले ये बातें सोची होंगी कि हम निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था तो कर रहे हैं, बट क्या ये रियल में मतलब चल पाएगा, इन फ्यूचर इसका कुछ काम होगा या नहीं होगा। अभी तो ठीक है कि वर्तमान स्थिति जो है उस हिसाब से हम कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में फिर यदि पहले नहीं बनाते इतना सोच समझ के, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हमें क्या करना पड़ता, अब संविधान फिर से बनाना पड़ता, क्योंकि इसमें हमारी ज़रूरतों को तो पूरा किया ही नहीं जा रहा था। ठीक है, इसलिए पहले ही ये सारी बातें सोच के बनाई गई थी कि आज तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में यदि जनसंख्या बढ़ती है, फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, उन सबको देख के वो लोग बना रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुँच नहीं पाए। यानी कि इसमें क्या हो गया कि जो भी खुले चुनावी मुकाबले में क्या हुआ कि कुछ जो कमज़ोर समूहों के लोग थे, अब कमज़ोर का आप ये सेंस मत लगाइएगा कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है। ठीक है, तो कमज़ोर का मतलब हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेटर ना हो, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक स्थिति आपकी बेटर ना हो, तो उस हिसाब से बात की जा रही है। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाते हैं। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। यानी कि इसमें क्या बात की गई कि हो सकता है कि चुनाव लड़ने के लिए या जीतने
के लायक जरूरी संसाधन। ठीक है, अब चुनाव वही लड़ सकता है। आप सबको बखूबी पता है कि चुनाव कौन लड़ सकता है, जिसके पास अच्छा खासा, सबसे पहले तो उसकी पब्लिक में जो पब्लिसिटी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बन जाएगी, लेकिन पैसा सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आर्थिक रूप से आप इतने स्ट्रांग हो, आपका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस फील्ड में कदम रख सकते हो और वहाँ तब जाके आप सत्ता तक पहुँच सकते हो। ठीक है, कदम तो रखना ठीक है, आप भी रख सकते हो, हम भी रख सकते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हम 25 वर्ष के हुए तो हमें चुनाव लड़ने का भी हक हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लड़ते क्यों नहीं है? अब चुनाव में यदि हम शामिल होते हैं तो उसमें हमारा पहले कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए ना, कुछ हमारे पास जो भी है पहले की जो हमारी सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मजबूत होनी चाहिए पहले से ही। ठीक है, अचानक से आप आए, बिल्कुल मतलब कि आप आते हो, एंट्री मारते हो और आप बिल्कुल मतलब सबके सामने छा जाते हो, तो ऐसा तो हालांकि बहुत ही रेयर केस ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कभी होता होगा, लेकिन वो कई सालों की मेहनत होती है जो हमें आगे तक ले जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अब सपोज हमने हिम्मत करके किसी तरह, चलो हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत हमारे पास क्या है, पब्लिसिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चुनाव में चलो कूद पड़ते, मतलब कि उसमें उस फील्ड में हम चले गए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जिनके पास यानी कि संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग, जिनके पास सब कुछ है, यानी कि पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, जो भी आप देखते हो, मतलब एक वेलकम बैक मूवी आती है, उसमें बोला करते हैं कि मतलब हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही इनके पास भी होता है कि जिनके पास प्रभावशाली लोग का मतलब है इनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ होता है। ये क्या करते हैं कि उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। यानी हमने यदि खड़े हुए हैं कि चलो हम भी सम्मिलित हो ही जाते हैं, हमारे पास इतनी पब्लिक है, तो उसमें क्या करेंगे कि हमको किसी तरह से या तो पैसा दे के खरीद लेंगे और या तो हम नहीं मानते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब ईमानदार टाइप के हैं हम लोग, तो नहीं मानते कि हम पैसे में नहीं बिकेंगे, जितनी भी हमारे पास वोट हैं हम उतने में ही रहेंगे। तो उसमें से क्या होगा कि फिर दूसरा तरीका भी इन्हें आता है। जो प्रभावशाली लोग होते हैं उन्हें दूसरा तरीका भी आता है। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं आगे, तो क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अब ये कौन सोच रहे हैं ऐसा सब कुछ, वो अपना तथ्य निकाल रहे हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होगा कि संसद और जो भी विधानसभा है वहाँ पे हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुँच पाएगी। यानी कि क्या हुआ कि यदि वो लोग ऐसा करते हैं कि चलो ठीक है, मतलब अमीर लोग ही उसमें, जो भी प्रभावशाली लोग हैं इसमें सम्मिलित होते हैं, तो उसमें से क्या होगा कि जो बहुत एक आबादी है हमारी, और किसकी आबादी है, यदि हम बात करें तो आप 70% मान के चलिए। ठीक है, कि यहाँ पे मतलब अच्छे लोग कम ही देखने को मिलेंगे आपको। तो उस अब यदि हम इसके आगे की बात करते हैं और देखते हैं, यहाँ तक तो हमने पता चल गया, दैट मीन्स जो संविधान निर्माता थे उनकी जो सोच थी कि यदि हम ऐसा करते हैं कुछ तो कैसे होता है, वो सारी बातें उन मतलब ये जो अभी हम पढ़े वो उनके थॉट्स थे। ठीक है, कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं क्या उससे सबको प्रॉफिट होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ी आबादी, यानी कि हमारे इंडिया में आपको पता है कि 70% कृषि पर आधारित है। बहुत सारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं ज़्यादातर लोग गरीब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब सभी गरीब है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग, ठीक है, कि एक ठीक है, उनको रहने खाने की भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको व्यवस्था नहीं होती है, और तो वो चुनाव तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि मतलब लड़ने की सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और जब सोच नहीं सकते हैं तो लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, और जब उधर पहुंचेंगे नहीं, और जब पहुंचेंगे नहीं तो क्या होगा कि कोई भी उनकी समस्याओं को समझ नहीं पाएगा। यानी कि आप जिस स्थिति से उभर के ऊपर जाओगे, आपको पता होगा कि हमें क्या ज़रूरत है, हमारे समाज को क्या ज़रूरत है, लेकिन जो पहले से ही
बहुत अच्छे खासे वेल मेंटेन व्यवस्था में रह रहे हैं, अच्छे तरीके से उनका सारा जो भी उनको ज़रूरत होती है मिल रहा है, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि वो एक आम पब्लिक की ज़रूरतों को समझ पाएँगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि वो पहले से ही बचपन से ही वही देखते आ रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, मस्त रहो, बन अपना देखो, बिंदास रहो, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो वो चले भी जाते हैं तो वो वही अपना रईसी जीवन ही जिएँगे। इधर की पब्लिक क्या कर रही है, उनको फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। और यही संविधान सभा के जो मेंबर थे, उनको यही चिंता थी कि कहीं यदि ऐसा हुआ कि प्रभावशाली लोग ही आते रहे तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन उसके बाद क्या करते हैं लोग कि इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र क्या होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी, ठीक है? ये व्यवस्था क्या हो जाएगी, बहुत ही कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। अब यहाँ पे पूरा मैटर हमें समझ में आया कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है वो क्यों किया गया। यानी कि आपको पता है कि एससी वालों के लिए अलग मतलब कि कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं, एसटी वालों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं, उसके बाद महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं, ठीक है? रिजर्व करना क्यों ज़रूरी हुआ, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो उसमें उधर के जो मतलब एससी एसटी वाले हैं, या तो हम बात करें कि इसमें जिनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था समाज में, वही बस आ पाते और वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते, ठीक है? और इससे हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, वो पूर्ण रूप से हमें ऐसा नहीं लगता कि हाँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ हैं और ये करना ज़रूरी भी था, ठीक है? तो उन्होंने सारी बातों को इधर-उधर से घुमा-फिरा के सोचा और इससे हमें भी एक सीख मिलती है। आप लोग ये ज़रूर समझिएगा, जब भी पढ़ा करिए थोड़ा ये सीखा करिए कि हमें क्या सीख मिल रही है। तो हमें तो ये सीख मिलती है कि किस तरीके से, यानी कि हमें नॉलेज मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे संविधान में ये आरक्षित सीटों का क्यों आया या निर्वाचन क्षेत्रों का। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमें सीख क्या मिल रही है कि जब भी हम कोई काम करें, जब भी कोई काम करते हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉइंट ना देखें। यानी कि हम यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, सिर्फ़ हम प्लस पॉइंट ही नहीं देखें कि बढ़िया अच्छा-सा बंगला मिलेगा हमें, अच्छी-सी कार मिलेगी हमें, अच्छा-सा सब कुछ मतलब वो नौकर-चाकर जो भी हैं वो हमें मिलेंगे, ठीक है? तो बस हमने इसका क्या देखा, एक पॉइंट देखा कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, डीएम बनेंगे, डीएम बनने के बाद एक हमको अच्छी-सी बढ़िया-सी कार मिल जाएगी, एक बंगला मिल जाएगा, उसके बाद कुछ हमारे सिक्योरिटी भी मिल जाएँगे, तो हमें क्या होगी, हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी तरीके से चलने लगेगी। अब हम बस इसका प्लस पॉइंट देख रहे हैं, ऐशो-आराम वाला देख रहे हैं, ठीक है? अब हम ये तो देख ही नहीं रहे हैं कि हमें एक गरीब व्यक्ति के पास भी जाना पड़ेगा, उसकी भी हमें बातें सुननी पड़ेगी, उसके लिए भी हमें 24/7 हमें रेडी रहना पड़ेगा। इसमें कोई नहीं है कि आपका 8 घंटे का वर्क है या कि आपका 2 घंटे का है या 4 घंटे का है। कभी-कभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कभी-कभी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसी जगह पे भी जाना पड़ेगा जहाँ की सब जाने से डरते होंगे। तो हम तो उसका प्लस पॉइंट देखें, ठीक है? और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई डीएम बनने के बाद पद नहीं छोड़ता। बहुत से ऐसे जो नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें, तो वो मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि वो उस तरीके से पहले से तैयार नहीं होते हैं और जब अचानक से वो सारी चीज़ें आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, अब आपको वहाँ पे क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब बहुत 1 दिन हुआ ठीक है, 2 दिन हुआ ठीक है, आप एक ज़िले के अधिकारी हो और वहाँ पे सबकी आशा रहती है कि आप फैसला बिल्कुल तुरंत करें, सेकंडों में करें, ठीक है? और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, हेजिटेट होते हो, फिर आपको कुछ दिन बाद लगता नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे इस फ़ील्ड से निकलना चाहिए। ठीक है? आप इस्तीफ़ा दे दोगे बिना सोचे-समझे कि जब वो काफ़ी दिन हो जाएँगे और आप उसमें कंफ़र्टेबल फ़ील नहीं करोगे, क्योंकि हमारी पहले से सोच थी कि भैया अच्छा खासा बंगला मिलेगा, कार मिलेगी और नौकर-चाकर मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी आराम से जाएगी। अभी 4 साल हम पढ़ के, 2 साल पढ़ के क्या बन जाते हैं? डीएम बन जाते हैं। ठीक है? लेकिन उसका कुछ हमें वो सारी चीज़ें मिलेगी क्यों? मैंने आपको कल ही बताया कि हमारी इज़्ज़त नहीं होती, हमारी कुर्सी की इज़्ज़त होती है और जिस दिन तक हम कुर्सी की इज़्ज़त को करते हैं, मतलब कुर्सी की इज़्ज़त को, जो भी उसका काम है, उसको बखूबी निभाते हैं। यानी कि एक डीएम का जो काम है, आपको पता होना चाहिए कि डीएम की जो कुर्सी है, वहाँ पे चाहे आप हो, चाहे आपके बाद दूसरे आते हैं, दूसरे के बाद तीसरे आते हैं, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता, उस ज़िले की डीएम की इज़्ज़त की जाती है, ठीक है? आपके
नाम की या आपके किसी की इज्जत नहीं होती, बस आपकी कुर्सी की होती है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए और उसकी जिम्मेदारियां जो होती हैं, जब तक हम निभाएंगे तभी तक हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे रहना भी हमारा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से वही हमारे संविधान निर्माता भी कर रहे थे, सारी चीज़ों का प्लस और माइनस दोनों पॉइंट सोच रहे थे। नहीं तो होता ना कि सब अच्छे खासे घराने से थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, सब वही व्यवस्थाएं अपना देते कि चलो ठीक है, एक एजुकेटेड फैमिली को ही इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए होना चाहिए, कोई भी आरक्षित सीटें नहीं होनी चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो वो उसी तरीके से बना देते। लेकिन उन्होंने ये सारा देखा कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा, तो ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद अब हम यदि बात करें आगे, हमने देखा कि यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित सीटें जो सीटें थी की गई, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी किया गया था और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति लड़ सकता था। अब इसमें क्या था कि जब रिजर्वेशन हो जाता है तो इसमें होता क्या है कि मतलब जिसके लिए है, यदि एससी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसमें सिर्फ वही मतलब उसी कास्ट के व्यक्ति ही आ सकते हैं, अदर कास्ट के नहीं आ सकते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं अपनाई गई ताकि कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए। यदि संसद में जाके वहाँ पे उनकी जो सभा है चल रही है, ठीक है, अब संसद में सभाएं चल रही हैं, बैठक चल रही है, वहाँ पे अच्छे खासे उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है, अमीर लोग हैं, अब वो अपने ही मतलब शाही वाला अपना जो भी है दिखाएंगे कि ऐसा कुछ मतलब गरीबों के लिए उनका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जब ये व्यक्ति भी शामिल होंगे तो ये वो मुद्दा उठाएंगे कि अनुसूचित जाति के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं उनको, हमें ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत होगी। ठीक है, महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए सीटें जो है रिजर्व की जाती हैं, तो उसमें भी हमें क्या करना चाहिए कि जब महिलाएं होंगी तो वो कहेंगी कि हाँ, महिलाओं के लिए अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये सुधार करने की ज़रूरत है, सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना ही नहीं, करना भी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, यानी कि बताया गया है कि अभी वर्तमान समय तक यदि हम बात करते हैं, हालांकि ये एनसीईआरटी थोड़ा पुरानी है, पर न्यू एनसीईआरटी ही रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे संशोधन वगैरह हुए हैं, तो आप एक बार गूगल से चेक कर लीजिएगा कि अभी लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, हो सकता है कि यही डाटा हो क्योंकि मैंने भी चेक नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए ईमानदारी से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी रिजर्व सीटें हैं लोकसभा में। ठीक है, अपने स्टेट की विधानसभा में तो आप चेक कर लेना, ठीक है, अदरवाइज लोकसभा में आप ये जरूर चेक कर लेना कि कितनी अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सीटें हैं। 84 हैं तो अच्छी बात है, और कुछ बढ़ी या घटी हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, हालांकि होंगी शायद इतनी ही। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 84 अनुसूचित जातियों के लिए, 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 1 सितंबर 2012 की स्थिति, ये सीटें, ये जो बताया गया 1 सितंबर 2012 तक की स्थिति, ठीक है, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्सों के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती हैं। ठीक है, तो अन्य समूह के जो भी कुछ उचित हिस्से में से वो कुछ भी नहीं लेती हैं। कमज़ोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई थी। देन उसके बाद है कि अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय, यानी कि क्या बात की गई है,
ग्रामीण और शहरी स्थानीय जो भी व्यवस्थाएं हैं, तो इनमें क्या किया गया कि निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दी गई। अभी मैंने जो आपको बात की ना कि 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दी गई हैं। और ये मेंस में क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। आप मेंस का क्वेश्चन उठा के देखिएगा जो महिला सशक्तिकरण का है। आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो आज भी काफ़ी कम है। हालांकि पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की तुलना में अभी भी आज भी बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मतदाता सूची। मतदाता सूची के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या कैसे होता है। निर्वाचन जो सूचियाँ यानी कि मतदाताओं की जो सूची होती है उनमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे।